To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them, to die, to sleep. ये जो लाइन्स मैंने पढ़ी ये डेनमार्क के प्रिंस हेमलेट के हैं, द वाइडली रिगार्डेड ग्रेटेस्ट राइटर बार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर के मशहूर प्ले हेमलेट से कुछ लाइन्स थी। ये एक्ट 3 सीन 1। अगर आप इन लाइन्स को सुनते हैं तो जरा महसूस करिएगा कि इनमें एक सिम्फनी का चार्म है, एक मेलोडी है, एक इटर्नल ब्यूटी है और खूबसूरती भी ऐसी कि इतने साल पहले लिखे जाने के बावजूद 1598 और 1602 के दरमियान लिखे जाने के बावजूद आज भी अगर इन लाइन्स को परफॉर्म किया जाता है तो उसी एनर्जी के साथ परफॉर्म किया जाता है। आज भी किसी थिएटर में अगर इस प्ले को परफॉर्म किया जाता है तो उसी एनर्जी के साथ, उसी ऑथेंटिसिटी के साथ प्ले किया जाता है जैसे सेंचुरीज बैक प्ले किया जाता था। इतने साल पहले लिखे जाने के बावजूद आज भी इन्हीं लाइन्स को कभी हम रीफ फाइन्स, कभी लॉरेंस ओलिवर, रिचर्ड बर्टन, कभी सर इयान मैकेलन, कभी बेनेडिक्ट कम्बरबैच, यहाँ तक कि किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम चार्ल्स III के मुंह से भी हम इन लाइन्स को सुनते हैं। To be or not to be, that is the question. शेक्सपियर के अलावा अगर क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फॉस्टस होती है या फिर सोफोक्लीज की इडिपस रेक्स या फिर आर्थर मिलर की डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये सारे प्लेज इंक्लूडिंग अ लॉट मोर, दीज डिफाइन लिटरेचर। अदब के अंदर, लिटरेचर के अंदर इनकी अहमियत को फरामोश करना, नज़रअंदाज करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि अदब का पहला रूल ही यही है, लिटरेचर का पहला रूल ही यही है कि गुड लिटरेचर स्टैंड्स आउट एंड गुड लिटरेचर स्टेज फॉरएवर। अदब का ये पहलू, ड्रामास, प्लेज, थिएटर, ये काफ़ी टाइम से मुझे फैसिनेट करती आई है एंड ऑल आई हैव बीन डूइंग इज डिगिंग मोर इनटू इट। और मैं ये तक मानता हूँ कि अदब लिटरेचर में सबसे टेक्निकल और मुश्किल राइटिंग भी इन्हीं की होती है। तो अगर किसी इंसान को एक बेहतर राइटर बनना है तो उसके लिए ये लाजिम हो जाता है कि वो प्लेस पढ़े, कि वो थिएटर के बारे में जाने, वो ड्रामों के बारे में जाने, डायलॉग्स कैसे लिखते हैं, ट्रेजेडीज़ कैसे बनाते हैं, प्लॉट्स कैसे डेवलप करते हैं या कैरेक्टर्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, आर्क डेवलपमेंट्स कैसे की जाती हैं। इन चीज़ों के बारे में जानना किसी राइटर के लिए या किसी आम इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। मैं खुद प्लेज लिखता हूँ एंड आई ऑल्सो एक्ट इन KUTDS, तो मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं एंड फॉर दिस पर्पज़ मैं काफ़ी ज़्यादा प्लेज पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ वक्त से मेरे जहन में एक सवाल है, वो सवाल ये है कि एक राइटर की आम जिंदगी कैसे होती होगी। हमें राइटर्स से एसोसिएटेड बायोग्राफीज देखने को मिल जाती है, उनकी लाइफ के मेजर इवेंट्स हमें हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन एक आम राइटर की आम सी जिंदगी कैसी होती होगी या फिर अपने आम से एक दिन में वो कैसे अपने एटमॉस्फेयर से इंस्पायर होता होगा और क्रिएटिव बनता होगा। कहने से मुराद ये है कि बायोग्राफीज में हमें उनकी लाइफ के मेजर इवेंट्स तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उनकी आम जिंदगी की जो एसेंस है वो हमें नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। एक साल पहले आई वॉज रीडिंग दिस प्ले टाइटल्ड द मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज III और फिर मुझे पता चला कि सेम नाम पर एक एकेडमी अवार्ड नॉमिनेटेड फिल्म भी बनी है जिसकी स्क्रीन प्ले को उस इंसान ने लिखा है जिसने ओरिजिनली इस प्ले को लिखा है। तो मेरे लिए काफ़ी हैरानगी का बायस बनी ये बात और मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि ये कौन शख्स है। देन इवेंचुअली आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द लेजेंड एलन बेनेट। मैं इतना हैरान रह गया कि मैंने एलन बेनेट की लाइफ पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। आई गॉट टू नो दैट ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस ही वाज वेरी यंग, सिंस ही वाज अ यंग जेंटलमैन। और ये तक मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी थिएटर को दी है और लिटरेचर को दी है। और मुझे पता चला कि 21st सेंचुरी में अदब के दायरे में जिन अजीम लोगों को शुमार होता है उनमें से एक एलन बेनेट भी है। एलन बेनेट एक इतनी बड़ी शख्सियत है कि इन पर और इनके जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है जो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो एलन बेनेट के बारे में जानते हुए मुझे ये पता चला कि इन्होंने एक किताब लिखी है राइटिंग होम। आप इस किताब को एलन बेनेट की बायोग्राफी भी समझ सकते हैं, एक मेमोयर के तौर पर भी देख सकते हैं, एक जर्नलिंग कॉपी की तरह भी देख सकते हैं और साथ आप इसको एक डायरी भी समझ सकते हैं, एक रिव्यू कलेक्शन भी समझ सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। एलन की आम जिंदगी, उनके एक आम दिन से लेकर उनकी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस, हर चीज़ के बारे में इस किताब में लिखा गया। ये एक ऐसी कलेक्शन है जो मेरे सवाल का जवाब था कि एक राइटर की आम जिंदगी कैसी होती होगी, एक राइटर आम तौर पर कैसे सोचता होगा, अपने सराउंडिंग से कैसे इंस्पायर होता होगा, वो अपनी चीज़ों को, दूसरों की चीज़ों को कैसे जज करता होगा और
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका जहन कैसे काम करता है, क्या वो आम इंसानों की तरह सोचता है, और अगर सोचता है तो वो अपने काम में इतनी खूबसूरती कैसे ला पाता है। ये सब कुछ जानने के बाद एक तरह से मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया कि मैं एलन बेनेट की लाइफ के बारे में इस किताब के थ्रू जानूं ताकि मैं इंस्पायर हो सकूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि ये किताब मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। बुक शॉप्स, बुक स्टोर्स, लाइब्रेरीज, इंटरनेट, वेबसाइट, किसी भी जगह पर मुझे ये किताब नहीं मिल रही थी। ऑनलाइन सोर्सेज से इसके PDF वगैरह तो मुझे मिल जाते थे, लेकिन ये कुछ ऐसी किताब थी जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहता था। Literally for one whole year I skimmed through every Pakistani website list, लेकिन मुझे ये किताब नहीं मिली। Never mind। तो कुछ वक्त पहले मैं अपने घर गया था और एक दिन मेरे वालिद साहब अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में अपने बुक्स को अरेंज कर रहे थे, और मैं चूँकि उस लाइब्रेरी से काफ़ी फ़ायदा उठा चुका हूँ तो मेरा कोई काम तो नहीं बनता था, लेकिन मैंने सोचा उनकी हेल्प करने की नीयत से मैं गया और किताबों को अरेंज करने लग गया। एक सेक्शन से गुजरते दौरान मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी। उस किताब को मैं बचपन से देखता आ रहा था और ये वाहिद किताब थी उस लाइब्रेरी में जिसको मैं हमेशा से इग्नोर करता आया था। ऐसी किताब जिसको मैं हमेशा खोलता था और मुझे समझ नहीं आता था कि इसका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ था। कभी कोई स्टोरी चल रही है और कभी कोई रिव्यू चल रहा है, कभी किसी और चीज़ पे बात चल रही है, तो मैं कभी ओवरऑल समझ नहीं पाया कि व्हाट द बेसिक कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट द प्रेमिस ऑफ दिस बुक इज। तो मैंने कभी उसको ट्राई नहीं किया। लेकिन इस बार कुछ स्पेशल हुआ। मैंने जब उस किताब के कवर पेज को देखा तो आई वॉज स्टन्ड, क्योंकि उस किताब के कवर पेज पे लिखा हुआ था एलन बेनेट राइटिंग होम। जिस किताब को मैंने हर जगह ढूंढा और जो मुझे कहीं नहीं मिली, जिसको पढ़ने की इतनी तमन्ना थी मुझे, वही किताब मुझे मेरे अपने घर से मिली। और ये वही किताब थी जिसको मैं बचपन से सबसे ज़्यादा इग्नोर करता आया था, एलन बेनेट राइटिंग होम। मैं बता नहीं सकता उस दौरान मैं क्या फील कर रहा था, लेकिन जो भी था बहुत स्पेशल था। मैं बुक अपने साथ लेके आया और मैं क्या बताऊं कि ये जो बुक है एक्चुअली ये मुझे लगता है कि एलन बेनेट के राइटिंग होम के सबसे पहले एडिशंस में से एक है, और इसकी क्वालिटी इतनी प्रीमियम है कि मैं लकी फील करता हूँ दैट आई ओन दिस बुक। इस बुक में सब कुछ है। लाने के 1-2 हफ्ते में ही मैंने इस बुक को आधा पढ़ लिया, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जिस मकसद से मैंने इस बुक को उठाया, यानी राइटर एलन बेनेट की लाइफ को नज़दीक से देखने के लिए, उनकी आम सी ज़िंदगी को देखने के लिए, उनके पूरे प्रोसेस को देखने के लिए, ये उनकी पूरी ज़िंदगी, उनकी पूरी लाइफ है, तो उनकी लाइफ को मैं ऐसे ही नहीं पढ़ सकता। उनकी लाइफ को मुझे फील करके आहिस्ता से स्लोली ग्रेजुअली पढ़ना पड़ेगा और ऐसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा। दैट शुड बी माई प्रोसीजर व्हाइल आई एम रीडिंग दिस बुक। मैंने दोबारा से इस किताब को शुरू किया एंड आई एम गोइंग थ्रू इट वेरी स्लोली। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महीने के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ तक ये किताब ख़त्म हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, और फिर इसके बाद मैं एलन बेनेट के ऊपर भी बात करूँगा एंड उनकी इस किताब राइटिंग होम के ऊपर भी बात करूँगा।